हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए सेलेक्टेड प्रश्न आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ देखने को वीडियो से मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए देखते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं। आपको इस वीडियो में ऐसे भी प्रश्न से रूबरू करवा देंगे दोस्तों, जो प्रश्न 1 अप्रैल के एग्ज़ाम में जो हो चुके हैं एग्ज़ाम हाल में ही, वो पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्या है वो प्रश्न। दोस्तों, आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए में है आपका खनिज तेल, ऑप्शन बी में है कोयला, ऑप्शन सी में है पेट्रोल और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये खनिज तेल, कोयला, पेट्रोलियम सभी अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता। तो दोस्तों, ये सभी का जो है भंडार सीमित है, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से आप तात्पर्य समझ सकते हैं कि कहीं पे जनसंख्या बढ़ जाता है और कहीं कहीं पे जनसंख्या घट जाती है। तो इसका कौन सा कारण है और कौन सा नहीं है, इनमें से आपको छांटना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, प्रवास, लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर। तो दोस्तों, इसके सही उत्तर की बात करें अगर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात। दोस्तों, जनसंख्या बढ़े या घटे उसमें लिंगानुपात का कोई योगदान नहीं रहता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। 18 वर्ष के बाद जो उसके जनसंख्या में उनका काउंटिंग कर ली जाती है। परंतु अगर आदमी कहीं पे जा रहा है तो जनसंख्या घटेगी। अगर कोई जन्म ले रहा है, कोई शिशु जन्म ले रहा है, तो वो 18 साल वो भी जनसंख्या की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अगर मृत्यु हो रही है अधिक तो जनसंख्या घटेगी, पर लिंगानुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि में लिंगानुपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लिंगानुपात चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या तीसरा है, बिहार के किस जिले का जनसंख्या सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का जनसंख्या सर्वाधिक है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है बक्सर, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी में शेखपुरा, ऑप्शन डी में है किशनगंज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पटना। दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी है, इसलिए पटना एक नगर निगम के तौर पर जो है सबसे जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का शहर है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का हेडक्वार्टर जहां होता है, अधिकांश लोग वहीं पे बसना पसंद करते हैं, ताकि वहां पे सीधे तौर पर कार्य सुलभ रूप से हो जाते हैं और सभी संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध होते हैं। बिहार की राजधानी पटना में ही जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यदि बात करें कि पटना के और अन्य नामों की, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। यदि आपको पता है तो कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो दोस्तों, पटना का ही नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दोस्तों पटना ही का ही नाम है। कुसुमपुर पटना का नाम है और आजमाबाद भी पटना का नाम है। दोस्तों, क्या क्या बताया आपको हमने, एक पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र दोस्तों, आजमाबाद, आजमाबाद और दोस्तों एक है कुसुमपुर। क्या है दोस्तों? कुसुमपुर। ये तीनों नाम जो है आपके पटना के ही हैं, जो बिहार राज्य का राजधानी है। यदि पूछा जाए कि गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा पटना। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है। तो दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में बाधा के रूप में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन ए में आपको है, ऑप्शन ए में आपका है दोस्तों मतदाता का दुरुपयोग, ऑप्शन बी में है अशिक्षा, ऑप्शन नंबर सी में है गरीबी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों, लोकतंत्रता की, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए ये सब कुछ एक बाधा के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। मतदाता का दुरुपयोग करके बार बार कोई एक नेता पुनः चुन लिया जाना, अशिक्षा अशिक्षा की वजह से दोस्तों देश का वृद्धि नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सब जो हो जाएंगे एक बाधा के रूप में नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। चलते हैं अगले नंबर में। आपका प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5 में है,
झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी में है 8 नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी में है 15 नवंबर 2001। ऑप्शन नंबर डी है 15 दिसंबर 2000। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपको प्रश्नों के उत्तर पहले से पता होते हैं तो आप कमेंट करते चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बिल्ड होगा। और नहीं पता होंगे तो उसके आंसर हमारे साथ साथ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर अपने नोट में लिखेंगे, ताकि जो आप लिखेंगे वो अधिक समय तक आपके दिमाग में चलते रहेंगे। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले झारखंड बिहार राज्य का ही अंग हुआ करता था, परंतु 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। आपका प्रश्न संख्या 6 है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? गॉडविन ऑस्टिज दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिज इसकी ऊंचाई कितनी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है आपका 8,848 मीटर। ऑप्शन बी में है 8,172 मीटर। ऑप्शन सी में है 8,611 मीटर। ऑप्शन नंबर डी में है 8,598 मीटर। दोस्तों इसकी सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट अर्थात हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं नेपाल के लोग, सागर माथा। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। सागर माथा की ऊंचाई अर्थात हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 है आपका यंग इंडिया की पत्रिका है, किसकी पत्रिका है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था किसकी पत्रिका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर की बात करें उससे पहले ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी में है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी में है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी में है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की अगर बात किया जाए, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक या संपादक की बात किया जाए तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी ने ही यंग इंडिया पत्रिका का जो है संचालन प्रारंभ किया था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 है आपका, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको वही सारे प्रश्न भी हम बताते चलेंगे जो आपके 1 अप्रैल के एग्ज़ाम में और उसके बाद 3 अप्रैल और 4 अप्रैल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 4 अप्रैल 2024 को। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 8 आपका 3 अप्रैल 2024 को पूछा गया है। 3 अप्रैल 2024 को पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर की अगर इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1952। 1952 में 1951 से ही भारत में पहला आम चुनाव का जो है प्रसार या संचालन या अंतिम महीना में चुनाव जो है आरंभ हो गया था, परंतु इसको होते होते 1952 का वर्ष भी लग गया। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा और यही आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों बात करें दूसरे आम चुनाव की तो 1957 हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में हम लोग के देश में लोकतांत्रिक देश में चुनाव होना अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके डीएलएड एग्जाम में पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलते हैं। तो 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तल लेंस। ऑप्शन बी में है अवतल लेंस। ऑप्शन सी में है प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी में है अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म। दोस्तों प्रिज्म के द्वारा ही स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है दोस्तों, एक सफ़ेद प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है दोस्तों, तो ये छितरा के इसका प्रकीर्णन होके ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसमें रेड लाइट का जो है तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। अर्थात बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और रेड का सबसे
कम होता है, जिसके कारण खतरे के निशान का चिन्ह जो होता है लाल होता है, रेड होता है दोस्तों, ताकि वो दूर दूर से ही दिखाई पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो इनमें सतहों की संख्या 5 होती है। प्रिज्म में 5 सतह होती है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर आपका प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है पास्कल, ऑप्शन बी में है वाट, ऑप्शन सी में है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी में है जूल। तो दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक आप अगर इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट करेंगे, अन्यथा आप वीडियो में लगातार कंटिन्यू बने रहिए। आपको इस प्रश्न का जवाब हम आगे देंगे। तब तक आप कोशिश करें कि आप इसका जवाब कमेंट में दे दें, ताकि आप भी अपने तैयारी का आकलन कर सकें। चलते हैं अगले नंबर पर है, निम्नलिखित में कौन एकल पारमाणिक है? कौन एकल पारमाणिक है दोस्तों? आपके ऑप्शन है नियॉन, ऑप्शन बी में है आर्गन, ऑप्शन सी में है हीलियम और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों यदि बात करें एकल परमाणिक की, तो दोस्तों ये सभी जो है एकल परमाणिक होंगे, क्योंकि सभी अकीरीय गैस हैं, सभी अकीरीय गैस है इसकी, इसलिए ये सभी एकल पारमाणिक है। आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो प्राप्त किया जाता है, जिसके माध्यम से कपड़ों के दाग धब्बे मिटाए जाते हैं, इसका जो स्रोत है वो है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? हो जाएंगे, देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए पहले, संतरा, ऑप्शन बी में है टमाटर, ऑप्शन सी में सिरका, ऑप्शन डी में है आलू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए, इसका सही उत्तर क्या होगा? टमाटर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का जो स्रोत है वो टमाटर है। टमाटर से ही ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्राप्त किया जाता है। सिरका में कौन सी हम एसिटिक अम्ल होती है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। सिरका में एसिटिक अम्ल होती है। सबसे ज़्यादा प्रश्नों में पूछे जाने, चर्चा में रहने वाला प्रश्न तो यही है, सिरका। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। आपका प्रश्न संख्या 13 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है दोस्तों, उसका कलर कैसा होता है? उदासीन तार जो होता है, वायर जो होता है, उसकी कलर की अगर बात करें तो वो होता है ब्लैक दोस्तों, अर्थात काला। काला जो कलर का तार होता है हमारे घर में, वो उदासीन तार होता है, और रेड जो होता है वो मेन तार होता है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों ये प्रश्न EGS के वीडियो में आपको साइंस और सोशल साइंस दोनों के मिक्सड प्रश्न को लिए गए हैं, और सभी प्रश्न सेलेक्टेड है दोस्तों। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको सेलेक्ट करके नहीं ऐसे ही डाल दिया गया हो। इसलिए आप इस वीडियो को जैसे ही हो 40 के 40 प्रश्न आप अपने दिमाग में डाल लेंगे। आपके अधिकांश प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। आप इस उम्मीद में इस वीडियो को अपना जो है मेहनत जाया कर सकते हैं। आपको भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? दोस्तों जल विद्युत संयंत्र की बात करें तो ये भारत के सबसे पहले किस जो है राज्य में या किस शहर में लगाया गया, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन ए में है आपका दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर बी में है शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर सी में है सोन, ऑप्शन नंबर डी में है मट्टिका। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें अगर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दार्जिलिंग। भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में ही लगाया गया था। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर रोड का स्थान दिया गया है? आदिवासियों को कमजोर जो है स्थान जो है दोस्तों किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने धारा है और कितने भाग है। यदि अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें दोस्तों, तो ये अभी है 395। ये उसके बाद भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर अनुसूचियों की बात करें आपसे, अनुसूचियों की तो वो है 12, अनुसूचियों की संख्या 12 है, भाग 22 है, और अनुच्छेदों की बात करें तो अब आपका प्रश्न है, आप आइए प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कि आदिवासियों को कमजोर स्थान का जो दर्जा दिया गया है, किस में दिया गया है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है 342, ऑप्शन नंबर बी में है 352, ऑप्शन नंबर सी में है 356, ऑप्शन नंबर डी में है 360।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 342। आदिवासियों को 342 अनुच्छेद के तहत कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि 352 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध, ये तीनों अनुच्छेद का संबंध तो दोस्तों आपातकाल से है, 352, 356, 360। लेकिन 352 के तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल लगाया जाता है, राज्य आपातकाल। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा आपसे 4 अप्रैल के एग्जाम में, सॉरी दोस्तों 3 अप्रैल के एग्जाम में, 3 अप्रैल 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ। तो उस प्रश्न का अगर आपको आंसर बता दें तो हो जाएंगे 1952। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था 1952 में पंजाब में लगा था। आप इसी भी प्रश्न को याद रखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से लेके पूछा जा चुका है और बहुत अधिक संभावना है कि आपके भी प्रश्न में आ जाए। तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन ए में है भील, ऑप्शन बी में है संथाल, ऑप्शन सी में है गोंड, ऑप्शन नंबर डी में है मुंडा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात भील। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कि आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न लाए गए हैं, हमारी मेहनत आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाली है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाए ताकि आपको डीएलएड के लिए आगे भी इसी तरह के प्रश्न मिल सकें, बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा बहुत लाभ हो जाए। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? दोस्तों यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बार पूछा जा चुका है देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए में है आपका परिवहन उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी में है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में है लोहा उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में है प्लास्टिक उद्योग। तो दोस्तों इंग्लैंड में अगर औद्योगिक क्रांति की बात करें तो हो जाएंगे वस्त्र उद्योग से। वस्त्र उद्योग से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो है आरंभ हुआ और उसका विकास भी हुआ साथ साथ। चलते हैं उसके बाद प्रश्न संख्या 18 में। आपका प्रश्न है, मापनी क्या है? मापनी क्या है? तो ऑप्शन ए में है अनुपात, ऑप्शन बी में है कथन, ऑप्शन नंबर सी में है दूरी, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुपात। मापनी एक अनुपात है। मापनी क्या है? एक अनुपात है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपका, पंचायती राज्य के वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है 40, ऑप्शन नंबर बी में है 45, ऑप्शन नंबर सी में है 36, ऑप्शन नंबर डी में है 35। पंचायती राज्य का वर्णन दोस्तों हमारे संविधान की अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और ऑप्शन नंबर डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC दोस्तों, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो हुआ था, ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये गैस काफ़ी खतरनाक भी था। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है? दोस्तों 3 अप्रैल 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 3 अप्रैल 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में है मोतिहारी, ऑप्शन नंबर बी में है दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी में पटना, सॉरी दोस्तों गया, और ऑप्शन नंबर डी में है पटना। इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।